हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का विज्ञान के राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग 2 क्लास में ख़त्म करेंगे। तो आज बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया और यह किसने बताया कि अपनी ओर खींचती है। पहला है ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ब सीवी रमन ने, स आइजैक न्यूटन ने, या द एस.एन. बोस ने। इसका ऑप्शन स सही होगा, आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा। ये 2022 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन भी 2022 में पूछा है। दूसरा है, कुम्हार के चाक की गति होती है अ घूर्णन, ब सरल रेखी, स वृत्ति, द दोलन। इसका ऑप्शन ब सही होगा, सरल रेखीय। तीसरा है, सामान्यतया वृक्ष की लंबाई होती है। ऑप्शन अ 0.5 मीटर से 1 मीटर तक, ब 1.1 मीटर से 3 मीटर तक, स 3 मीटर से 30 मीटर तक, या द 30 मीटर से अधिक। इसका ऑप्शन स सही है, 3 मीटर से 30 मीटर तक वृक्ष की लंबाई होती है। चौथा है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। इसका ऑप्शन द सही होगा, हैंडपंप। हैंडपंप जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। पांचवा है, ये सेकेंड सेमेस्टर में भी था उत्तोलक। पांचवा है, अवशेषी अंग होते हैं। ऑप्शन अ अति आवश्यक, ब आवश्यक, स अनावश्यक, या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन स सही है, अनावश्यक। जो अवशेषी अंग होते हैं वो अनावश्यक होते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं होती है शरीर में। प्रश्न संख्या 6वां है, ध्वनि तरंगे होती हैं। ऑप्शन अ केवल अनुप्रस्थ में, ब केवल अनुदैर्ध्य में, स विद्युत चुंबकीय तरंगे, द अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों में। तो इसका ऑप्शन द सही होगा, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे ध्वनि में होती हैं। जैसे कि हम बोलते हैं तो हवा में भी विचरण कर, जब कोई बोलता है तो बिना हवा के माध्यम से भी हमारे कानों तक आ जाता है बात, और ठोस वस्तु में भी ध्वनि चलती है। जैसे कि किसी लोहे की छड़ है, उस पर एक किनारे पर टक्कर मारते हैं तो दूसरे तरफ कान और लगाएंगे तो वहाँ भी सुनाई देगा। तो ये अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार से चलती हैं। 7वां है प्रश्न, अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन अ तरंग गति की दिशा के लंबवत, ब तरंग गति की दिशा के से 60 के कोण पर, स तरंग गति की दिशा के समांतर, या द कण कंपन नहीं करते हैं। इसका ऑप्शन स सही होगा, तरंग गति की दिशा के समांतर। प्रश्न संख्या 8 है, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं। अ तरंग गति की दिशा के लंबवत, ब तरंग गति की दिशा के समांतर, स तरंग गति की दिशा से 120 डिग्री कोण पर, द किसी भी दिशा में नहीं। इसका ऑप्शन अ सही होगा, तरंग गति की दिशा के लंबवत। अनुप्रस्थ तरंगे लंबवत दिशा में गति करती हैं, तरंग के गति की लंबवत दिशा में, और अनुदैर्ध्य समानांतर चलती हैं। 9वां है, पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे होती हैं। अ है केवल अनुदैर्ध्य, ब अनुप्रस्थ, स अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों, या द इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ब सही होगा, केवल अनुप्रस्थ। क्योंकि वो केवल पानी के सतह पे चलती है ना, उसको छूती हुई चलती हैं ऐसे ऊपर नीचे, तो उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं। अगर जो हवा में कोई भी ध्वनि गति करता है उसको अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है। अ 1 घंटा, ब 1 मिनट, स 12 घंटा, या द 24 घंटे। इसका ऑप्शन अ सही है, 1 घंटा। जैसे घड़ी में मिनट की सुई होती है, वो 1 घंटा में पुनः अपने स्थान पे आ जाती है। ये घड़ी हो गया यहाँ 12 बजे, और जो यहाँ से स्टार्ट हुआ
तो बड़ी 1 घंटे में फिर से वह पुनः अपने स्थान पे आ जाती है। इसी को इसका आवर्तकाल बोलते हैं। तो वो 1 घंटे में इसका आवर्तकाल उसका होता है। प्रश्न संख्या 12 है, एक कण का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है, उसकी आवृत्ति होगी। ऑप्शन अ है 0.02 प्रति सेकेंड, ब है 50 प्रति सेकेंड, और स है 100 प्रति सेकेंड, या द 2 प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन ब सही है, 50 प्रति सेकेंड। इसका उत्तर होता है, मतलब इसका सूत्र होता है आवर्तकाल का n = आवृत्ति = 1/t। तो जब करेंगे, इसका पूछा है आवृत्ति n = 1/t करेंगे तो ये 50 आएगा। 1/0.02 करेंगे तो ये 2 दशमलव है, तो 2 दशमलव हटेगा तो ऊपर 100 हो जाएगा। ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 50। तो इसका ऑप्शन बहुत सही है, 50 प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 12 है, किसी तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति में संबंध होता है। वही क्वेश्चन आ गया उसके सूत्र का। तो इसका ऑप्शन स सही है, nt = 1। तो यहाँ पे हो जाएगा n = 1/t। प्रश्न संख्या 13 है, अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों के बीच की दूरी होती है। आयाम होती है, उसको आयाम बोलते हैं। ब अर्ध आयाम, स तरंग दैर्ध्य, या द अर्ध तरंग दैर्ध्य। इसका ऑप्शन स सही है, तरंग दैर्ध्य। प्रश्न संख्या 14 है, डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान मापने का विभाजन के स्केल होता है। ये 2017 में पूछा है। है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, ब 32 से 212 डिग्री सेल्सियस, स 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट, या द 0 डिग्री आर से 80 आर। तो इसका ऑप्शन स सही है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 फ़ारेनहाइट तक। प्रश्न संख्या 15 है, हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में, ब कवक कोशिका में, स विषाणु में, या द वनस्पति कोशिका में। तो इसका ऑप्शन द सही है, वनस्पति कोशिका में। प्रश्न 16 है, टेलीफोन का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने, ब न्यूटन ने, स आर्किमिडीज ने, द सैमुअल मोर्स ने। तो इसका ऑप्शन अ सही है, ग्राहम बेल ने। 17 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। काजल, ब जंतु चारकोल, स कोयला, या द हीरा। इसका ऑप्शन द सही है, हीरा। प्रश्न 18 है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। गलनांक, ब हिमांक, स वाष्पीकरण, या द संघनन। तो इसका ऑप्शन स सही है, वाष्पीकरण। द्रव का वाष्प में बदलने को वाष्पीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। क्या है? राइजोबियम, ब क्लास्ट्रीडियम, स एजोटोबैक्टर, द लैक्टोबैसिलस। तो इसका ऑप्शन अ सही है, राइजोबियम। चना और मटर की जड़ों में के गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। प्रश्न 20 है, बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका ऑप्शन अ सही है, 0 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 21 है, ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है? ऊष्मा का संचरण ऑप्शन अ है 3, ब 4, स 6, या द 7। इसका ऑप्शन अ सही है, 3 विधियों द्वारा होता है, चालन द्वारा, सम्मोहन द्वारा और विकिरण द्वारा।
प्रश्न संख्या 21 है 22 है, ऊष्मा के सुचालक हैं लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या सभी। तो ये सब ऊष्मा के सुचालक हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा सभी। 23वां है, ऊष्मा के कुचालक हैं हवा, ऊन, स पोर्सिलिन या सभी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सभी, ये सब ऊष्मा के कुचालक हैं। प्रश्न 24 है, प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है लकड़ी, गैस, नमक या सूर्य। तो इसका ऑप्शन सही होगा सूर्य। सूर्य प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न संख्या 25 है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं सूर्य, तारे, जुगनू या सभी। तो ये सभी है प्राकृतिक स्रोत हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा सभी। 26वां है, दीप्त वस्तु नहीं है दर्पण, सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन। तो इसका ऑप्शन सही है दर्पण। ये सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती और लालटेन ये सभी जलते हैं, तो ये दीप्त वस्तु है, लेकिन दर्पण दीप्त वस्तु नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के 27 है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं। तो क्या कहती हैं? दीप्त वस्तुएं। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, इसका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 28 है, कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है, उसकी सहायता से वह चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। यह दर्पण है, तो वह दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, इसका ऑप्शन सही होगा। 29 है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सही है आवर्तकाल, उसको आवर्तकाल बोलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह दर्पण कहलाता है, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है, इसका ऑप्शन सही है। 31 है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है? तो इसका ऑप्शन सही है उत्तल दर्पण में। प्रश्न संख्या 32 है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है? तो इसका ऑप्शन सही है अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 33 है, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया होता है तथा अंदर सतह चमकीला होता है कहलाता है। इसका ऑप्शन सही है अवतल दर्पण। बाहरी सतह मतलब वो बोल रहा है कि उठा हुआ होता है ना, ऐसे पीछे उठा हुआ है, अंदर गहरा होता है, जिधर से देखते हैं, जिधर दर्पण लगाता है उधर गहरा होता है, तो वो अवतल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण उसको बोलते हैं जो उठा वाला भाग होता है उधर ही दर्पण होता है, और कलई अंदर किया रहता है दूसरे साइड जो अंदर की तरफ होता है, तो उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता है बल्कि चमकदार होता है तथा अंदर के सतह पर कलई होता है कहलाता है। तो वही है क्वेश्चन आ गया फिर से, मतलब इसका अपोजिट वाला, तो इसका बहुत सही हो जाएगा उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 35 है, वह दर्पण जिसके अंदर के सतह पर परावर्तन की घटना होती है कहलाती है। तो इसका ऑप्शन सही है अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 36 है, आवृत्ति का मात्रक होता है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, तो इसका ऑप्शन सही है हर्ट्ज, हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 37 है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल, समय। तो इसका ऑप्शन सही होगा आवृत्ति। प्रश्न संख्या 38 है, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल या विद्युत धारा। तो इसका ऑप्शन सही है आवर्तकाल। प्रश्न संख्या 39 है, पानी का क्वथनांक होता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका ऑप्शन सही होगा। क्वथनांक मतलब होता है उबाल, जब पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, जितने टेम्परेचर पे उबलने लगता है उसी को क्वथनांक बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 40 है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, हिम, वाष्प या कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है ऊर्ध्वपातन। प्रश्न संख्या 41 है,
पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर परावर्तित होकर पुनः वापस आती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है कहलाती है। क्या कहलाती है? अ है ऑप्शन इसका ध्वनि, ब आवृत्ति, स प्रतिध्वनि या द सभी। इसका ऑप्शन स सही होगा, प्रतिध्वनि। प्रश्न संख्या 42, मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्ति को सुन सकता है। तो कितने कितने के बीच के हर्ट्ज को सुन सकता है? अ है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ब है 20 हर्ट्ज, स है 5 हर्ट्ज या द है 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका ऑप्शन अ सही है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ध्वनि को मानव सुन सकता है। सुनने की क्षमता उतना ही होती है मनुष्य की। 43 है बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा होता है। ऑप्शन अ जल प्रदूषण का मापन, ब वायु प्रदूषण का मापन, स मृदा प्रदूषण का मापन या द सभी। इसका ऑप्शन अ सही है, जल प्रदूषण का मापन। 44 है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है अ पृथ्वी का गर्म होना, ब पृथ्वी का ठंडा होना, स दोनों या द कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही है, पृथ्वी का गर्म होना। प्रश्न संख्या 45 है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ऑप्शन अ है उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, ब दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है या स दोनों दोनों ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है या द कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन स सही होगा। जब भी ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि होगा कि टेम्परेचर का बढ़ना, जब पृथ्वी गर्म होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोनों ध्रुवों की बर्फ पिघलने लगेंगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन स सही होगा, दोनों दोनों या अ एवं ब दोनों। प्रश्न संख्या 46 है ओजोन परत को कहते हैं अ जीवन रक्षक परत, ब जीवन विनाशक परत या स दोनों या द कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, जीवन रक्षक परत, क्योंकि ये हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। प्रश्न संख्या 47 ओजोन परत के क्षरण का कारण है अ फ्लोरोक्लोरोकार्बन, ब कार्बन डाइऑक्साइड, स सल्फर डाइऑक्साइड या द सभी। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, इसको CFC भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 48 है दाब का सूत्र है। तो दाब का सूत्र होता है P = F/A, यानी F होता है P = फोर्स अपॉन एरिया, तो P होता है प्रेशर, F यानी बल अपॉन एरिया, तो ये दाब का सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 49 है पास्कल मात्रक है अ ऊर्जा का, ब दाब का, स त्वरण का या द बल का। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, दाब का। प्रश्न संख्या 50 है वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने वाली कितनी विधियां होती हैं अ आघात से, रगड़ने से, ब फूंक मारने से, स तारों को खींचकर छोड़ने से, द सभी। तो ये सभी हैं ध्वनि उत्पन्न करने की विधियां हैं, कैसे भी आप करेंगे ना तो ध्वनि उत्पन्न होगी। तो इसका ऑप्शन द सही होगा, सभी। प्रश्न संख्या 51 है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है अ सामान्य, ब घनिष्ठ, स अल्प या द अति अल्प। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, घनिष्ठ। प्रश्न संख्या 52 है आधुनिक ईंधन है अ लकड़ी, ब मिट्टी का तेल, स LPG एवं पेट्रोल या द सभी। तो इसका ऑप्शन स सही होगा, LPG पेट्रोल। ये लकड़ी बहुत पुराने ज़माने से यूज़ में आ रही है, बहुत प्राचीन समय से। मिट्टी का तेल भी बहुत पहले से है, लेकिन ये जो LPG है ये नया नया ऊर्जा के साधन के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन स सही हो जाएगा, LPG और पेट्रोल। प्रश्न संख्या 53 है मनोरंजन के साधन है अ वीडियो गेम, ब कंप्यूटर, स टेलीविजन या द सभी। इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, सभी। प्रश्न संख्या 54 है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है अ 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट या ब 38 डिग्री सेल्सियस, 198 डिग्री सेल्सियस या द 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन अ सही होगा, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट।
प्रश्न संख्या 55 है, ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है अ वस्तु के द्रव्यमान पर, ब तापांतर पर, स विशिष्ट ऊष्मा पर, द सभी। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, सभी। प्रश्न संख्या 56 है, विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, Q = mst। प्रश्न संख्या 57 है, जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया कहलाती है। तो इसका ऑप्शन है अ वाष्पन, ब संघनन, स ऊर्ध्वपातन, द कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, संघनन। द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं और वाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं और ठोस को डायरेक्ट गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। फिर वही है, वाष्पन कहलाती है। ऑप्शन अ वाष्पन। प्रश्न संख्या 59 है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। कपूर, ब है नौसादर या स दोनों। तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा, दोनों। कपूर और नौसादर दोनों को जलाने पे डायरेक्ट वो गैस में बदल जाती है बिना द्रव में बदले। प्रश्न संख्या 60 है, हर्ट्ज मात्रक है किसका है। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, आवृत्ति का। प्रश्न संख्या 61 है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अभी हमने पढ़ा है, मनुष्य का कान जो भी सुन सकता है उसी को ध्वनि तरंगे बोलते हैं। इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न संख्या 62 है, एल्कीन उदाहरण है। अ मीथेन का, ब एथिलीन का, स एथेन का या द कोई नहीं। इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, एथिलीन का। प्रश्न संख्या 63 है, एल्काइन का उदाहरण है। अ एसिटिलीन, ब मीथेन, स एथेन या द कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, एसिटिलीन। प्रश्न संख्या 64 है, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। अ क्लोरीन, ब कार्बन, स जिंक या द लेड। तो इसका ऑप्शन ब सही होगा, कार्बन। कार्बनिक यौगिक ऐसे ही नाम से ही पता चल जा रहा है, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन होता है उसको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। अ डायबिटीज, ब कैंसर, स बुखार या द कालरा। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज होता है। डायबिटीज को शुगर बोलते हैं। इंसुलिन बेसिकली क्या करता है, वो जो शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है और जो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता शुगर की मात्रा को, जिससे हमारे शरीर में वो शुगर बढ़ता जाता है और हमें डायबिटीज हो जाता है। तो इसमें जो दवाई दिया जाता है वो उत्तेजित करता है इंसुलिन की मात्रा को, मतलब स्रावित करता है, जिससे फिर से शुगर कंट्रोल में रहता है। शुगर को वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे वो कंट्रोल करता है तो आदमी स्वस्थ रहता है। प्रश्न संख्या 66 है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। और डेसिबल में, ब मीटर में, 100 किलोमीटर में या द पास्कल में। इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, डेसिबल में। मीटर में मापी जाती है कोई भी लंबाई किसी चीज़ की, मीटर में। किलोमीटर में दूरी का मात्रक है किलोमीटर, और पास्कल है इसका मात्रक। पास्कल दाब का मात्रक है। प्रश्न संख्या 67 है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन अ सही होगा। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। प्रश्न संख्या 10 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। इसका ऑप्शन 10 सही होगा, सीधा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। प्रश्न संख्या 70 है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। अ पास्कल, ब बार, स कैंडेला, द केल्विन। इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, पास्कल। ये दाब का मात्रक इसमें एक ही दिया है, पास्कल है ही, ये कैंडेला और बार केल्विन नहीं होगा। प्रश्न संख्या 71 है, बैरोमीटर से बैरोमीटर से मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है,
द्रव में दाब का सूत्र है, इसका ऑप्शन अ सही है, P = HdG। प्रश्न संख्या 73 है, प्रदूषण के प्रकार हैं। ऑप्शन अ जल प्रदूषण, ब वायु प्रदूषण, स मृदा प्रदूषण या द सभी। इसका ऑप्शन द सही होगा, सभी। ये सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 74 है, मिनी माता रोग होता है, किससे होता है? अ जल में पारा से, ब जल में नाइट्रोजन से या स जल में ऑक्सीजन से। इसका ऑप्शन द है, सभी। इसका ऑप्शन अ सही होगा, जल में पारा से। पारे की वजह से ही होता है मिनी माता रोग। तो जल में पारा की मात्रा बढ़ती और जो जल में उस जल को ग्रहण करते हैं जिसमें पारा की मात्रा है, तो हमें मिनी माता रोग हो जाता है। और जिसको एक बार मिनी माता रोग हो जाता है, उसको जीवन में फिर दोबारा मिनी माता रोग नहीं होता है, क्योंकि वो शरीर उसका एंटीबॉडी अपने शरीर में बना लेता है, जिसकी वजह से दोबारा फिर कभी मिनी माता रोग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 75 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ऑप्शन अ है पेयजल में नाइट्रोजन से, ब पेयजल में फ्लोराइड से, स पेयजल में क्लोरीन से या द सभी। इसका ऑप्शन अ सही है, नाइट्रेट से। पेयजल में नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रेट से। पेयजल में नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। प्रश्न संख्या 76 है, तरंग गति कितने प्रकार की होती है? अ 1, ब 2, स 3 या द 4। इसका ऑप्शन ब सही है, 2। प्रश्न संख्या 77 है, कार्बन के दो अपरूप हैं, अ हीरा, ब ग्रेफाइट, स दोनों या द कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन स सही होगा, दोनों। यानी हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के दो अपरूप हैं। प्रश्न संख्या 78 है, हाइड्रोजन बना होता है, अ हाइड्रोकार्बन बना होता है, किससे? अ हाइड्रोजन से, ब कार्बन से या स दोनों से या द कोई नहीं। इसका ऑप्शन स होगा, दोनों से। नाम से ही पता चलता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से। तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अ मीथेन, ब एथेन या स दोनों या द कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन स सही होगा, दोनों। प्रश्न संख्या 80 है, वायु प्रदूषण का सूचक है, अ शैवाल, ब कवक, स लाइकेन या द जीवाणु। इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा, लाइकेन। प्रश्न संख्या 81 है, अम्ल वर्षा का कारण है, अ वायु प्रदूषण, ब जल प्रदूषण या स मृदा प्रदूषण या द सभी। इसका ऑप्शन अ सही है, वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा जो होता है वो वर्षा नॉर्मली ही होता है, लेकिन वायु में इतना प्रदूषण होता है, वायु के संपर्क में जब वर्षा की बूंदें आती हैं तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है, जिसे वो अम्ल वर्षा हो जाती है, वो एसिड बन जाती है। जो नॉर्मल पानी होता है वो एसिड का काम करता है, जिसे जो संगमरमर का रंग होता है पीला होता है और वो बहुत हानिकारक होते हैं। जैसे इसी की वजह से ताजमहल के रंग में हल्का सा पीलापन आ रहा है, अम्ल वर्षा की ही वजह से। प्रश्न संख्या 82 है, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल हैं, अ नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ब सिट्रिक अम्ल, स एसिटिक अम्ल या द हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 83 है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? अ इथाइल आइसोसाइनाइड, ब मिथाइल आइसोसाइनाइड, स कार्बन डाइऑक्साइड या द कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड साइनेट। प्रश्न संख्या 84 है, ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? अ ग्रीन हाउस प्रभाव, ब ओजोन परत, स अम्ल वर्षा या द कोई नहीं। इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा, अम्ल वर्षा। प्रश्न संख्या 85 है, ग्रीन हाउस गैस है, अ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ब सल्फर डाइऑक्साइड, स क्लोरीन या द हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन अ सही है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। प्रश्न संख्या 86 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, व जल प्रदूषण या स मृदा प्रदूषण या द कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही होगा, वायु प्रदूषण। प्रश्न संख्या 87 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र क्या है? CnH2n+2। इसका ऑप्शन अ सही होगा, CnH2n+2। प्रश्न संख्या 88 है, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? अ एथेन, ब मीथेन, स एसिटिलीन या द एथिलीन। तो इसका ऑप्शन ब सही है, मीथेन। प्रश्न संख्या 89 है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। अ एथिलीन, ब मीथेन, स एथेन या द ये सभी। इसका ऑप्शन ब सही है, मीथेन। तो ये रहा आपके सामने पहला वीडियो बहुविकल्पी का। कल हम लोग इसका अगले क्लास में इसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिससे हमारा बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरी पढ़ेंगे, फिर अति लघु उत्तरी पढ़ेंगे। और जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।